वह साल 1998 का था, जब महाराजगंज में समाजवादी पार्टी की एक बैठक चल रही थी। उस वक्त महाराजगंज के ही लक्ष्मीपुर विधानसभा से 2 बार लक्ष्मीपुर विधानसभा का नेतृत्व कर चुके विधायक कुंवर अखिलेश सिंह उस सभा को संबोधित कर रहे थे। कुंवर अखिलेश सिंह जब उस सभा को संबोधित कर रहे थे तो ग्रेजुएशन कर चुका एक नौजवान भी वहां पर मौजूद था। उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि ऐसे नौजवान अगर हमारी पार्टी और हमारे दल को मिल जाएं तो हम इस प्रदेश की सियासत का नक्शा बदल देंगे। प्रदेश की सियासत का नक्शा बदलने के लिए जिस नौजवान को उन्होंने उद्वेलित किया और जिस नौजवान के पास उन्होंने उंगली कर इशारा किया, वह नौजवान बाद में समाजवादी पार्टी के प्रदेश संगठन में बड़े पद तक पहुंचा। सबसे पहले प्रदेश सचिव और इस समय विशेष आमंत्रित सदस्य देवेंद्र प्रताप शाही उर्फ बब्बू शाही आज जब जिनके साथ हम हैं और जिनके साथ हम चर्चा करेंगे कॉफी पर, और कॉफी पर होगी राजनीति की चर्चा। राजनीति, वह राजनीति जो उत्तर प्रदेश की सियासत का प्रमुख केंद्र बिंदु है और देश की सियासत में बड़ा नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति का माना जाता है। और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें इस लोकसभा में भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। आइए बात करते हैं देवेंद्र प्रताप शाही से और जानते हैं क्या कहती है उनकी समाजवादी सियासत की जुबान। सर, सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी अंकित जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार कि हमारी बात महाराजगंज और प्रदेश की जनता तक पहुंचाने के लिए ये जो आपने कार्यक्रम किया, हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत सादा धन्यवाद। और जो भी लोग मेरी बात महाराजगंज के लोग सुन रहे हैं, प्रदेश के लोग सुन रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको भी मेरा प्रणाम। चलिए अब बात करते हैं सियासत पर। कॉफी है, कॉफी लेते रहिएगा, सियासत की बात करते रहते हैं। बड़ा प्रश्न, अब की बार 400 पार, प्रधानमंत्री जी का नारा है, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री का नारा है। देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री जब कहते हैं कि अब की बार 400 पार, उस पर उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के बतौर नेता होते हुए क्या सोचते हैं? देखिए, हमारा जहाँ तक मैं जानता हूँ संख्या को, पिछली बार एनडीए गठबंधन 300 सवा 300 के करीब था। और अगर प्रधानमंत्री जी के नारे में इतना दम है, मैं ये कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि अगर इतना दम है तो आज भी कांग्रेस के और विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं, तो अगर ये 400 के पार जनता उनको दे रही होती तो ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई और दूसरे पार्टियों के दलों के नेताओं को डरा धमका के अपनी पार्टी में लाने का बीजेपी कार्य नहीं कर रही होती। आप कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। चलिए हम आपकी बात को मान लेते हैं कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। अब 2 मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए। पहले मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, जिसके बाद उन्होंने चंपई सोरेन को अपना कार्यभार दिया। इसमें झारखंड की सरकार काम कर रही है। आपके नेता भी अभी 1-2 दिन पहले झारखंड गए थे। दूसरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल पर आरोप है शराब घोटाले का, शराब का घोटाला उन्होंने किया। और हेमंत सोरेन पर आरोप है खनन घोटाले का। यानी आपके कहने का मुताबिक, आपके कहने का तरीका ये है कि हम और या कोई भी नेता हो या कोई भी समाज का व्यक्ति हो, वो घोटाला करता रहे और सरकार उस पर कोई कार्रवाई न करे। नहीं, मेरे कथन का ये मतलब कतई नहीं है। ये एक भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, इसमें संविधान अपना काम करता है जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। और लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबी ये होती है कि वो सबके लिए बराबर होता है। आपने जो हमसे सवाल पूछा कि खनन का उन पे आरोप है, शराब का इन पे आरोप है, जो शराब का घोटाला तथाकथित बीजेपी द्वारा कहा जा रहा है, जो उसका किंगपिन है वो जो है रेड्डी, उससे बीजेपी ने उस गिरफ्तारी के पहले, ये शराब घोटाला खुलने के पहले 5 करोड़ वो चंदा दे चुका है बीजेपी को, और उसके पश्चात 50 करोड़ रुपया उस आदमी ने चंदा दिया।
तो मैं कैसे न मानूं कि ये शराब घोटाला बीजेपी के लोगों ने किया और आरोप केजरीवाल पे लगाया गया। अरे सर, मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं तो विपक्ष ने, विपक्ष वहां तो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी है, तो उसने कहां से घोटाला कर दिया? ये तो गजब बात आप लेके आए। मेरी बात तथ्यात्मक है, आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, अगर हमारी बात पे विश्वास ना हो। ये सारी तथ्यात्मक बातें मैं कह रहा हूँ। 55 करोड़ रुपया उसी रेड्डी ने जो है भाजपा के लोगों को चंदे के रूप में दिया है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर क्या कहना चाहेंगे? इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो हुआ, जो जिस प्रकार से वो हुआ, चलिए आपने बात घुमा के आप ले आए, तो मैं कहता हूं किसी पार्टी का लोगों से चंदा लेना जो सार्वजनिक जीवन में है, क्या ये गलत है? और अगर ये गलत है तो कितना गलत है, और अगर सही है तो कितना सही? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब से ये देश आज़ाद हुआ तब से पार्टियों को चंदा लेने पे कोई मनाही नहीं थी। चंदा सारी पार्टियां लेती थी, आज भी लेती हैं अपने चुनाव खर्चों को चलाने के लिए। लेकिन सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड पे ये है कि आपने चंदा किस प्रकार से लिया और किन लोगों से लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्वर्गीय जो है अरुण जेटली जी के समय में 2017 में पास होके कानून बना। उसमें अगर आपकी नियत में खोट नहीं था, आप सत्ता में बैठे हुए थे पहले से, अगर आपकी नियत में खोट नहीं था तो आपने चंदा देने वाले का नाम भी छुपाने की शर्त और चंदा पाने वाले का नाम भी छुपाने की शर्त क्यों रखी? पहली चीज आपसे मेरा सवाल है। मीडिया के लोग विपक्ष से तो सवाल पूछते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछता, सरकारों से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। तो आपने पहली चीज तो ये गलत रखी। सुप्रीम कोर्ट से आज तय हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको आप कह रहे हैं वो अवैध है, तो उसको अवैध ठहरा दिया और उसको सीबीआई को, एसबीआई को कहा कि आप सारी चीजें चुनाव आयोग के फोरम पे लाएंगे, आप स्पष्ट करेंगे, तब आम जनता ये जान सकी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या क्या हुआ। अब जैसे एक उदाहरण आपको देता हूँ, फ्यूचर गेमिंग कंपनी है एक, जो लॉटरी खिलवाने का काम करती है दक्षिण के 3 राज्यों में। लॉटरी खेलना बुरी बात? एकदम बुरी बात है। अगर कोई सरकार प्रमोट करती है लॉटरी को, आप देख लीजिए आज जितने मोबाइल में ऐप हैं, लूडो के ऐप देख लीजिए, क्रिकेट ड्रीम 11 और क्या क्या है, हम तो बहुत विस्तार से इसको नहीं जानते हैं। ये क्या है? ये ज़हनी रूप से युवाओं को भ्रमित करने का तरीका है। कैसे भ्रमित करने का तरीका है? एक 18 साल से के युवक को, जो 28 साल तक के बीच का है, उसको सरकार से रोजगार मांगना चाहिए। आपने उसको जुए की लत में फंसा के उसको ज़हनी तरफ से उसको करोड़पति और वो बनाने का वो कर दिया। तो जिस युवा को आपके खिलाफ सड़क पर उतर के रोजगार की मांग करनी चाहिए और रोजगार पैदा करना, आज सरकारें कह रही हैं कि रोजगार हम कहाँ से लेते आएंगे, 140 करोड़ का देश हो गया। अरे भाई, आप जनता से टैक्स लेते हैं, आप रोजगार पैदा नहीं करेंगे, आप शिक्षा के अवसर पैदा नहीं करेंगे, आप बेरोजगारी को नहीं मिटाएंगे तो कौन मिटाएगा? ये विपक्ष के लोगों का, मीडिया के लोगों का और न्यायपालिका का काम तो है नहीं। इसीलिए आप सत्ता में बैठाए गए थे। रोजगार के सवाल पे जब आप बात कर रहे हैं, रोजगार, अखिलेश यादव जिस पार्टी के आप नेता हैं, आपकी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, हमने गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, फला ढिमाका, जो भी चीज़ें हैं वो उन्होंने किया। चलिए, मैं मानता भी हूँ। आपकी सीटें कितनी थी 2012 में? 224 सीटों पर जीत हासिल हुई और प्रदेश की सियासत में दूसरी ऐसी पार्टी बनी समाजवादी पार्टी, जिसने पूर्ण बहुमत की सरकार 2000 के दशक के बाद बनाई। पहली बहुजन समाज पार्टी 2007 में, दूसरी आपकी पार्टी। इतना ज्यादा आप लोगों ने रोजगार दिया तो 224 से आप 47 पर आ गए। और जिस नरेंद्र मोदी को आप कहते हैं रोजगार नहीं दिया, तो 2014 में तो एनडीए गठबंधन ने की सीटें थी, उससे बढ़कर सीटें 2019 में आई। और इसलिए ही भारतीय जनता पार्टी कह रही है 400 पार, क्योंकि उसे पूरा आत्मविश्वास है। सर, ऐसा है, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता कब आपसे प्रसन्न होगी, कब नाराज होगी। तो हो सकता है हमने इतना काम किया है, उससे प्रभावित न होकर जनता नाराज हो गई हो हमसे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मात्र 2 ही साल में नाराज हो गई। 22 सांसद से 5 सांसदों पे पार्टी आ गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 2 साल में नहीं नाराज होती है जनता। हो सकता है कि किसी से ज्यादा प्रभावित हो गई हो झूठे वादों के वजह से। हो सकता है बहुत बड़े 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 सपने दिखाए गए थे हिंदुस्तान के लोगों को, उसमें भ्रमित हो गई हो जनता। यानी इस बार भी जो 30 लाख नौकरियों का वादा दिखाया जा रहा है ये इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो भी वही है।
आपसे एक और मैं सवाल पूछना चाहता हूं। इंडिया गठबंधन ने कम से कम ईमानदारी से जितने रिक्त पद हैं पूरे हिंदुस्तान में, रेलवेज में और सारे विभागों में, उसी को भर्ती करने के लिए कहा है। कोई आपको सब्जबाग नहीं दिखाया 2 करोड़ नौकरियों का, 4 करोड़ नौकरियों का। आप उन लोगों से सवाल पूछिए जो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किए थे। आप उन लोगों से पूछिए जिन लोगों के पक्ष में बड़े बड़े बाबा जो हैं राष्ट्र के, जो धर्मावलंबी बनते हैं, जिनके लिए लोगों ने जो है प्रचार किया था और कहा था कि स्विस बैंक से सारा कालाधन वापस लेके आएंगे। आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? आप लोगों के सारे सवाल विपक्ष से ही होंगे। विपक्ष ने लंबे समय तक शासन किया है सर, 60 साल तक शासन। मुलायम सिंह को देखिए, 4 बार मुख्यमंत्री रहे। तो सवाल किससे होगा? नरेंद्र मोदी तो पहली बार आए, हाँ ये दूसरी बार है। और सवाल मीडिया पर जब आप लोग आरोप लगाते हैं, अपने तथ्यों को, अपनी हार को मीडिया से बैकअप करना या मीडिया से के ऊपर खुन्नस निकाल के ऊपर उसको कवर अप करना, ये कहां तक जायज है सर? आप लड़िए, लड़कर आइए तो आप जरूर जनता आपको मानेगी। अब बड़ा सवाल है, जैसे आप ही के साथी रहे ओम प्रकाश राजभर, वो कहते हैं अखिलेश यादव तो एसी के नेता हैं, उनके नेता एसी के नेता हैं, बाहर निकलते नहीं तो जनता वोट कहां से देगी? देखिए, आप लोग सवाल पूछते हैं राजभर जी के बारे में। राजभर जी का इतिहास आप भी जानते हैं कि हर 6 महीने में नई पार्टी में रहते हैं राजभर जी। तो हमको किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कहना है। पूरा देश और प्रदेश के लोग जानते हैं कि किसकी कितनी राजनीतिक साख है। रही बात सारे सवाल, मेरे कहने का मतलब है मीडिया और विपक्ष का काम ही ये है कि सरकार की खामियों को खोज के उसकी तरफ उसका ध्यान आकर्षण करना, जिसमें विपक्ष तो अपने हिसाब से उस काम को कर रहा है। लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको देशभक्ति अपनी निभानी चाहिए। 8 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, 72 सीटें और हैं। लोग कह रहे हैं राजपूत समाज नाराज है। क्या है नाराजगी का कारण? आप भी तो उसी समाज से आते हैं। क्या है नाराजगी का कारण? देश का रक्षा मंत्री राजपूत, प्रदेश का मुख्यमंत्री राजपूत, इससे भी बड़े पद होते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जातीय भावना को मैं नहीं मानता हूँ। जो सच्चा समाजवादी है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फिर आप सवाल पूछेंगे हमसे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सच्चा समाजवादी है, जिसने रोहिया जयप्रकाश जी को पढ़ा है, वो जाति बात में नहीं पड़ेगा। वो इस लोकतांत्रिक ढांचे पे, इस संविधान पे भरोसा करता है। और आपका क्या सवाल था? मैंने यही कहा कि क्या राजपूत समाज नाराज है? राजपूत समाज की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, राजपूत समाज, अगर ये बताइए किसी भी समाज को, हम कहते हैं कि अगर कोई भी समाज दूसरे समाज को की निंदा करता है या कलंकित करने का वो करता है, आप ये बताइए बीजेपी के मंत्रियों ने गुजरात में क्या कहा राजपूतों के लिए? आपने ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हैसियत लोगों की कैसे घटती जा रही है। अरे सर, मुख्यमंत्री पद देने के बावजूद आपकी राजनीतिक हैसियत घट रही है। प्रतिनिधि जरूरी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। आप बता दीजिए कि विधानसभाओं में अगर प्रतिनिधि संख्या में न हो तो क्या कोई मुख्यमंत्री बन पाएगा? क्या लोकसभा में अगर पूरी संख्या न हो तो कोई पार्टी सरकार बना पाएगी? हम कह रहे हैं जब नीचे के प्रतिनिधित्व को ही आप खत्म कर देंगे तो ऊपर एक पद देने से क्या फायदा है, क्या लाभ है किसी को भी? और मैं पहली बात सबसे पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं जातीय भावनाओं में बहने वाला आदमी नहीं हूं और मैं ये सब मानता नहीं हूं। बड़ा सवाल, सहारनपुर में रैली करने आए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उन्होंने कहा कि चलिए मैं विपक्ष से पूछता हूं, मोदी नहीं तो चेहरा कौन? और मोदी नहीं तो चेहरा कौन वास्तव में आज झलकता है। राहुल गांधी का इतिहास हम उठा करके देख लें, 2009 के बाद से लगातार वो चुनाव हार ही रहे हैं। पार्टी हार रही है, मनस्पत वो जीत रहे हो। पिछला चुनाव तो वो भी अमेठी से हार गए और वायनाड जाकर के जीते। अखिलेश यादव का रहा सवाल, तो 12 चुनाव जीते, 12 में चुनाव जीते। वो भी लोग कहते हैं, आम जनमानस ये कहता है कि वो चुनाव मुलायम सिंह के नाम पर हुआ था, अखिलेश यादव के नाम पर नहीं हुआ था। हालांकि वो आप लोग कहते हैं कि अखिलेश जी ने बड़ी रैलियां की, बहुत ज़्यादा घूमे। खैर, तो वो चुनाव मुलायम सिंह के नाम पर हुआ। आम जनता कहती है 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे। पिछला 23 का आप ले लीजिए निकाय चुनाव, तो उसमें भी, अब मैं महाराजगंज की ही बात कर लूं तो केवल निचलौल की नगरपालिका और महाराजगंज की नगरपालिका 2 सीटें आपके पास आई। स्टार प्रचारक आपके और पूर्व मंत्री सुशील कुमार टिबड़ेवाल ने तो सुनौली में हमारे सामने स्वीकार भी किया, मैं ही उसमें संवाददाता था, हमारे साथी जानते हैं, दर्शक मित्र जानते हैं, मैं ही संवाददाता था। उन्होंने कहा था कि नौतनवा और परतावल हम हार रहे हैं, बाकी सीटों पर मुकाबला है। आप अपनी हार पहले ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप जो ये चुनाव चल रहा है,
इस चुनाव में भी कहीं से अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, हालांकि लड़ रहे हैं, आ रहे हैं, लगातार जनता के बीच मुखातिब हैं, लेकिन जनता विश्वास नहीं कर पा रही है। ऐसे में जेपी नड्डा का यह सवाल कि चेहरा कौन, तो आप क्या कहेंगे? जैसे एक साथ आपने कई सवाल हमारी तरफ उछाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक एक करके आपको जवाब देता हूँ। जैसे आज जनता के सामने बीजेपी के लोग ये बात कोई और नहीं रख रहा है, ये बीजेपी सत्ता पक्ष के लोग रख रहे हैं कि विपक्ष के पास चेहरा नहीं है। आप सिलसिलेवार हमको अपनी बात करने दीजिएगा, पूरी बात करने दीजिए। आप बोलिए सर। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री के रूप में बैठे। उनके पास कोई उसके पहले संवैधानिक दायित्व का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने 14 साल 15 साल इस देश को जो है चलाया और आगे ले गए। जब दुनिया दो टुकड़ों में विभाजित थी, दो शक्तियों के। आपको यह भी मानना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ उन्होंने जेल की यात्रा भी की थी, दांडी नमक यात्रा में वो साथ में रहे, चंपारण के आंदोलन में वो साथ में रहे। तो ऐसे में जवाहरलाल नेहरू को कमतर आंकना भी सही नहीं होगा फिलहाल मेरे। मैं वो कहीं नहीं रहा हूं, मैं वही बात तो जोड़ रहा हूं आपके साथ कि जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को सही दिशा में ले जाने का काम किया। आज जो बीजेपी के लोग जरा बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के पहले का जो जनसंघ का नाम था, उससे कोई नेता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था? एक दो नाम हमको बस बता दें तो मैं अपनी बात वापस कर लूंगा। पहली चीज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, लेकिन उस समय न जनसंघ थी न बीजेपी थी। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जनसंघ और बीजेपी उन्हीं के विचारधारा पे चलती है। एकदम उन्हीं की विचारधारा, ये मानता हूं मैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी ये लोग संस्थापक रहे हैं। और जो है जनसंघ ही बाद में 1980 में बीजेपी बनी। उस बातों पे हम लोग नहीं जाते हैं, बताइए। मेन मुद्दे पे आते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद एक छोटा सा आदमी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री 64 के बाद होते हैं, और उनको भी कद के आधार पे कहा जाता है इस देश में कि इतना छोटा सा आदमी है, ये क्या करेगा। लेकिन 1965 की लड़ाई होती है और उस छोटे आदमी ने अपना कारनामा करके दिखाया, लाहौर तक की विजय प्राप्त की। ठीक, उसके बाद जब उनकी मृत्यु होती है लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो इंदिरा गांधी जी बैठाई जाती है, जो उसके पहले न राज्यसभा के सदस्य थी, न कैबिनेट मिनिस्टर थी, न किसी संवैधानिक पद पे थी। उनको कहा गया कि मोम की गुड़िया क्या करेगी, लेकिन फिर उस मोम की गुड़िया ने अपने आप को प्रमाणित किया इस देश के लिए। 1971 में जब लड़ाई हुई तो पाकिस्तान को दो टुकड़े में बांटने का काम किया उस गुड़िया ने। तो लोहिया जी एक बात कहते थे, लोहिया जी कहते थे अवसरवादिता का अवसर का सिद्धांत। अगर किसी पिछड़े वर्ग को, किसी अनुसूचित वर्ग को अगर आप मौका ही नहीं देंगे नौकरियों में, राजनीति में, कहीं भी, तो वो अपना विकास, अपनी बात कैसे रख पाएगा। तो वही चीज़ है। उसी तरह का सवाल बीजेपी के लोगों का है और आपका सवाल है कि चेहरा कौन है। अरे किसी को जिम्मेदारी दीजिए देश की, वो अच्छे से बागडोर को निभाएगा। ये कौन सा बात है कि चेहरा नहीं है? चेहरे बहुत सारे हैं, राजनीतिक चेहरे मिले थे 2004 में चेहरा दिया कांग्रेस ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह। पता चला 2014 आते आते कोयला घोटाला हो गया, तमाम ऐसे घोटाले हुए, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो गया। तो कहीं ऐसा ही चेहरा फिर दे दिया जाए, फिर घोटाले शुरू हो जाए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आप ये बताइए, कोयला घोटाला या 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जितने घोटाले बीजेपी ने गिनाए, आपको मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूं, आप ये बताएं सूचना का अधिकार कानून किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। उसी सूचना के अधिकार का प्रयोग करके, उसी सूचना के अधिकार के नियम को प्रयोग करके आपने सारे घोटालों को उजागर किया। ये सच है कि नहीं सच है? राजनीतिक रूप से आज के टाइम में 10 साल सत्ता में हो गया भाजपा को आए, 2014 से 2024 होने को इलेक्शन हो रहा है। ठीक, 10 सालों में आपने, आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है, सारी संस्थाएं हैं, आपने चार्जशीट दाखिल करके आप एक भी को सजा करा पाए आज तक? और उसमें 2-3 लोग छूट चुके हैं। आप जाइए तथ्यात्मक चीजें खोज लीजिए, मैं जो बोल रहा हूं। तो ये सारी जनता को गफलत में डालने वाली, जैसे एक वो हुआ था बोफोर्स घोटाले की बात एक बार उठी थी 1989 में, आपको याद होगा, एक सरकार भी बन गई थी। ठीक है, तो उसी तरह बीजेपी ने उसका उपयोग किया घोटालों का नाम लेके। आज तक क्यों नहीं आप सजा दिला पाए? मैं ये पूछ रहा हूँ, चेहरा कौन? आप अगर राजनीतिक ईमानदार होते तो आप उन लोगों को, जिन लोगों ने तथाकथित आपके हिसाब से देश को लूटा था, आप उनको जेल के शिक्षों के पीछे भेजते, लेकिन आपने नहीं भेजा, क्योंकि आप
उसमें कहीं ना कहीं आपने गलत किया था। भेज तो रहे हैं, जब झारखंड के हेमंत सोरेन को भेज दिया, अरविंद केजरीवाल को भेज दिया, तो आप लोग कह रहे हैं खबरों को दबाने के लिए भेजा जा रहा है या गलत तरीके से भेजा जा रहा है। जो घोटाला करेगा सर वो तो जेल जाएगा ना। तो ये तो भाजपा के लोगों को भी सोचना चाहिए कि वह आज ईडी है उसका दुरुपयोग करके इन लोगों को भी भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। चलिए पूर्वांचल की बात करते हैं, आप पूर्वांचल से आते हैं। गोरखपुर की सीट आपकी पार्टी लड़ रही है, महाराजगंज की सीट कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, कुशीनगर की सीट पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। कुशीनगर, हाँ, कुशीनगर की सीट पर भी आपकी पार्टी के चुनाव लड़ रही है। महाराजगंज में लंबे समय से पंकज चौधरी जी का कब्जा है, ऐसा प्रत्याशी आपने उतारा है। मैं प्रेस के माध्यम से मैं बात कह रहा हूं साथियों, मैं ये अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये आम जनमानस के शब्द हैं कि ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जो व्यक्ति मर्सी वोट पाकर के किसी तरीके से एमएलए हुए। और चुनावी राजनीति की गणित शाही जी कहती है कि अगर शंखलाल माझी की जगह फरिंदा में समाजवादी पार्टी ने कोई लोकल कैंडिडेट उतारा होता तो संभवतः जो वोट कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट होकर के आए वो कांग्रेस की तरफ वोट न आए होते और वीरेंद्र चौधरी विधायक न बने होते। क्या आपको लगता है कि वीरेंद्र चौधरी की प्रत्याशिता से पंकज चौधरी जैसे भारी भरकम चेहरे को आप हरा पाएंगे? देखिए मेरा ये सवाल है, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाह रहा हूँ माननीय सांसद जी और जो वित्त राज्य मंत्री जी हैं, वो पिछले 30 सालों से, लगभग 30 सालों से इस जिले का नेतृत्व कर रहे हैं। और अगर उनके जिला पंचायत कार्यकाल को भी देख लिया जाए, 1989-90 में जिला बना महाराजगंज, 95 में पहले जिला पंचायत अध्यक्ष बने उनके भाई प्रदीप चौधरी जी जी, तो तब से लेके लगभग 25-30 साल बैठते हैं। अगर उस हिसाब से जनता उनसे ये पूछने लगे कितने विकास कार्य हुए, लगभग 55 साल मिल गया ना। विकास नहीं हुआ है महाराजगंज में? मुझे तो नहीं लगता है। ट्रेन की बात तो 25 सालों से यहाँ चल रही है, लेकिन आज तक ट्रेन का सीटी तक नहीं बजी, रेल की पटरियां कहीं नहीं दिखी। अरे सर, पैसा सैंक्शन हो गया है, मुख्यालय जोड़ा जा रहा है, वित्त राज्य मंत्री ने खुद कहा है ये बात। जब जब चुनाव आते हैं तो रेल की चर्चा शुरू हो जाती है, जैसे चुनाव खत्म हो जाते हैं रेल की चर्चा बंद हो जाती है। अंबेडकर पार्क बना है, हुआ, लोहिया पार्क बना है। हम ये नहीं कहते हैं। अब ये कोई कहे कि विकास, अच्छा ये बताइए, ये फिर सवाल आता है विपक्षियों से, आप इस तरह के सवाल पूछते हैं। अमेरिका विकसित राष्ट्र है, कोरिया विकसित राष्ट्र है, जापान विकसित राष्ट्र है, चाइना विकास की तरफ है, विकसित राष्ट्र होने के उसमें है। आप ये बताइए, अगर विकास हो जाने का मतलब विपक्ष का और मीडिया का मुंह बंद कर देना अगर है और हम सवाल न पूछें, तो अमेरिका के सदन को तो एकल चलना चाहिए, वहाँ सत्ता पक्ष ही रहनी चाहिए, विपक्ष को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि विकास वहाँ गांव-गांव तक 7 मीटर और 9 मीटर की सड़कें बन चुकी हैं। सवाल ये नहीं है, विपक्ष का काम ही है सरकार की कमियों को गिनाना। अगर वो काम हम नहीं कर रहे हैं तो हम अपने काम से बेईमानी कर। पंकज चौधरी की 5 कमियां बता दीजिए। विकास सबसे पहला, और एक पार्टी में इतने बड़े पद पे, संगठन में भी सारी जगह प्रभाव होते हुए समुचित विकास, हम तो यही चीज कहेंगे, समुचित विकास जितना होना चाहिए था महाराजगंज का वो नहीं हुआ। एक पोस्टर हम रास्ते में आ रहे थे, देख रहे थे कि यूपी सरकार की अपार रोजगार योजना के तहत लाखों बच्चों को रोजगार से जोड़ा गया, जबकि समाजवादी पार्टी कहती है कि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। मुख्यमंत्री के कथन को सत्य माने या नेता प्रतिपक्ष के कथन को सत्य माने? आप ये बताइए, सत्ता पक्ष के लोग, बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम नौकरी देना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार पेपर लीक हो जा रहा है। आप ये बताइए, आप किसी ने सवाल उठाया, गुजरात में बीजेपी की सत्ता है, राजस्थान में बीजेपी की सत्ता है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है, अभी मिलीजुली सरकार बिहार में चल रही है। आप ये बताइए, तेजस्वी यादव के अलावा जो जहां जहां भी बीजेपी की सत्ता है, ये क्या कारण है कि बार बार जितनी परीक्षाएं हो रही हैं रोजगार के संबंधित, वो सारी की सारी लीक हो जा रही हैं? इसके संबंध में मेरा सीधा सा अपना विचार ये है कि सरकारें चाहती ही नहीं है युवाओं को नौकरी देना। बार बार इसको परीक्षाओं को फिक्स करके जानबूझ के इनको कैंसिल कराया जा रहा है कि रोजगार दिया ही न जाए किसी को, सरकार पे वो वजन ही ना है, किसी युवा का जो है भार सरकार उठाना ही नहीं चाहती है। युवाओं के वोटों से ही तो सरकार चल रही है। लोग कहते हैं युवाओं,
तो नहीं कर रही है ना। युवाओं को अगर देश की पार्टी ही और सरकार ही दिग्भ्रमित, आप ये बता दीजिए, आपसे मेरा सवाल है कि ये जो जो मोबाइल में ऐप चलाए जा रहे हैं खेल के, जिससे युवा जो है अब हर गांव में देखिए 100 से 150 युवा ड्रीम 11 का वो खेल रहे हैं। आप ये बताइए कि अगर सरकार नहीं चाहती और प्रसार भारती उस ऐप को मोबाइल में चलाने का अगर वो नहीं देती, अनुमति नहीं देती, तो क्या कोई ऐप चल सकता है? तो जब सरकारें जो है युवाओं को गलत रास्ते पे, एक तरफ आप नौजवानों को रोजगार से जोड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो नौजवान उससे 2 करोड़ 5 करोड़ 20 लाख 25 लाख कमा रहे हैं उसको आप रोकना भी चाहते हैं। ये युवाओं के साथ दो तरफा नीति हो गई सर। देखिए, रोजगार और गैम्बलिंग ये दोनों दो चीजें हैं। मैं रोजगार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो रोजगार के, युवाओं के रोजगार के लिए लड़ रहा हूँ, सरकार से अपनी बात रख रहा हूँ, लेकिन गैम्बलिंग को मैं ठीक नहीं समझता हूँ। आप किसी को सुनहरा सपना दिखा के कल 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे, उसके भविष्य को खराब कर रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से अनुचित है। तो ये थे देवेंद्र प्रताप शाही उर्फ बब्बू शाही, जिनका कहना था कि यह सरकार न केवल बेरोजगारी को बढ़ा रही है बल्कि गैम्बलिंग को भी बढ़ावा दे रही है। इंडिया गठबंधन से जुड़े समाजवादी पार्टी के इस नेता के इंटरव्यू पर क्या रखते हैं आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दूसरी चीज, समाजवादी सियासत हो या भारतीय जनता पार्टी की सियासत, कांग्रेस पार्टी की सियासत हो या काशीराम के विचारों से चल रही बहुजन समाज पार्टी की सियासत, लोकसभा के इस कैंपेन में हम जुड़ेंगे आपसे, हर पार्टी के नेता के साथ, हर पार्टी की विचारधारा को के नेताओं की बात पहुंचाएंगे आप तक। आपकी बात रखेगा आपका समाचार। बस यूं ही देखते रहिए यूपी टीवी समाचार। इस संपूर्ण कार्यक्रम को अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को शेयर करें, चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यूपी टीवी समाचार की बात को पहुंचाएं। मैं था आपका अपना दोस्त, आपका अपना साथी, आपका प्यारा अंकित मणि त्रिपाठी और आप देख रहे थे यूपी टीवी समाचार। नमस्कार।